जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। मराठा एम्पायर, या यूं कहें कि अगर भारत में अगर कोई एक एम्पायर एस्टैब्लिश कर सकता था मुगल्स के बाद, तो वो थे मराठा एम्पायर। अपनी कुछ आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन यही थे जो एकमात्र ऐसे डायनेस्टी रही, एम्पायर रही जिसने कि भारत में मैक्सिमम कंट्रोल कर पाए। कब से? गुप्त डायनेस्टी के बाद से सबसे ज्यादा कंट्रोल इन्हीं लोग का रहा है। अब बोला जाता था कि अटक से कटक तक, अटक पाकिस्तान के ऊपरी क्षेत्रों में अटक का किला है, अटक से लेकर कटक आपको उड़ीसा तक इनका पूरा एक विस्तार था। यानी आपका बनारस वगैरह सारे हिस्से जो आपके हैं वो सब इनके कंट्रोल में आते थे। अभी मैप में हम लोग देखेंगे भी। मराठा एम्पायर की बात करें, सभी लोगों को जय हिंद फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा एम्पायर के बारे में। देखिए, ये है हम लोग के छत्रपति शिवाजी रायगढ़ फोर्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे इनका ये भव्य जो प्रतिमा है, इनकी मूर्ति ये रखी हुई है। ये कुछ छत्रपति है। देखिए, छत्रपति का मतलब होता है, छत्र का मतलब होता है अम्ब्रेला, है ना। और पति यानी एक तरह से कह लीजिए कि वो कंट्रोल में जो करता है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है। तो छत्रपति क्या थे कि इन्होंने, शिवाजी ने छत्रपति का सिस्टम को शुरुआत किया, और इन्होंने क्या किया कि पहले कंट्रोल करना शुरू किया आसपास के एरियाज को, पुणे के आसपास के एरिया को, फिर अपना दायरा को बढ़ाते चले गए। तो देखिए, ये लिस्ट है एक छत्रपतियों का, बर्थ है, उनका रेन, फिर डेथ आप देख रहे हैं। पहले छत्रपति शिवाजी आए, फिर छत्रपति संभाजी, छत्रपति राजाराम, शिवाजी सेकंड आए, बहुत दिनों तक नहीं रहे, फिर छत्रपति शाहू रहे, और इस तरह से छत्रपति सतारा, ठीक है ना। 1848 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बनकर रह गए छत्रपति, ठीक है। आप देखिए, छत्रपति शाहू, राम राजा, राजा राम एंड हिज वाइफ ताराबाई, कुछ समय के लिए शाहू ऑफ सेकंड ऑफ सतारा, प्रताप सिंह शाहजी ऑफ सतारा, प्रताप सिंह, राजा राम महाराज तीसरे, प्रताप सिंह राजे सेकंड, फिर शाहू थर्ड ऑफ सतारा, प्रताप सिंह राजे, और उदयन राजे जो इस वक्त बीजेपी के मेंबर हैं, भोसले, क्योंकि आपको जो शिवाजी भोसले थे, ठीक है ना, भोसले क्लैन से थे। तो ये उनके आज के टाइम में उनके वंशज आपको मौजूद हैं। इनके जो उदयन राजे हैं बीजेपी में हैं। देखिए, मराठा एम्पायर का जरा सा माइट देखिए, कहां से कहां तक मराठा एम्पायर। बगल में निजाम शाही है, उन्हें भी हरा करके चुप करा रखा था। बाकी मराठा यहां तक पूरे फैले हुए थे, ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं। मराठा रोज टू पावर अंडर शिवाजी, ये तो सबको पता है। कहां पैदा लिए थे? शिवनेर फोर्ट में। अभी आगे फोटो भी दिखाएंगे शिवनेर फोर्ट का। किस ईयर में? 1627 में। फादर का नाम शाहजी भोसले, बताया था भोसले क्लैन है। मदर का नाम जीजाबाई, है ना। और ही इनहेरिटेड द जागीर ऑफ पूना, जागीर ऑफ पूना फ्रॉम हिज फादर। फादर के जो जागीर पूना था, पूना का जागीर था, उनका इन्होंने विरासत में पाए शिवाजी। ही कॉन्कर्ड मेनी फोर्ट्स लाइक कोंढाणा, शकन, तोरण, पुरंदर, राजगढ़, सुपा, पंचाल, पन्हला। द बीजापुर सुल्तान सेंट अफजल खान अगेंस्ट शिवाजी, कर्नाटक के आसपास के हैं बीजापुर शिवाजी, बट ही वॉज मर्डर्ड बाई शिवाजी इन 1659। देख रहे हैं। फिर इनको मारने के लिए शाइस्ता खान was sent by औरंगजेब अगेंस्ट शिवाजी। शाइस्ता खान डिफीटेड एंड कैप्चर्ड पूना, इनसे छीन लिया औरंगजेब, इनसे शिवाजी से पूना, ठीक है। लेकिन बाद में बट शिवाजी मेड ए बोल्ड अटैक ऑन शाइस्ता खान एंड प्लंडर्ड, शाइस्ता खान को भी उन्होंने हत्या की, और सूरत को भी लूटपाट किया, सूरत और अहमदनगर को भी लूटपाट किया। लूटपाट करने का कारण क्या है? क्योंकि यहां से टैक्सेस जाते थे मुगलों को, और मुगल फिर बाद में हमला करते थे, मुगल हमला करते थे मराठों पर। इसीलिए ये याद रखिएगा, गलत नहीं है मराठे की वो लूटपाट करते थे। राजा जय सिंह ऑफ आमेर was sent by औरंगजेब to put down शिवाजी in 1665. He succeeded in besieging the fort of पुरंदर, यानी राजा जय सिंह को, आमेर के राजा थे, औरंगजेब ने भेजा ताकि एक समझ रहे हैं ना वो मतलब राजा जय सिंह को ही भेज दिया गया, अब तुम ही संभालो शिवाजी को। और राजा जय सिंह ने दबाव बना करके शिवाजी पर फोर्ट और पुरंदर की संधि करवाता है, निगोशिएशन विद शिवाजी
पुरंदर की संधि कराते हैं राजा जय सिंह। ये ध्यान दीजिएगा, शिवनेरी फोर्ट है जुनार पुणे का, शिवनेरी फोर्ट की बात हम लोगों ने किया था पिछले स्लाइड पर, देख रहे होंगे कितना बेहतरीन किला बनाते थे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ 1665 में, जिसके तहत शिवाजी को सरेंडर करने पड़े अपने कितने फोर्ट्स, किले, मराठी में किले बोला जाता है फोर्ट्स को, 23 फोर्ट्स, 35 फोर्ट्स में से 23 फोर्ट्स को आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको मुगल्स को देने होंगे। बाकी जो फोर्ट होगा वो शिवाजी को इस शर्त पे, कंडीशन पे दिया जाएगा कि उनकी सर्विस और लॉयल्टी, वफादारी मुगल एम्परर के लिए रहेगा। और शिवाजी को विजिट करना पड़ेगा आगरा जैसे ही गए, इनको समझ आ गया धीरे धीरे कि कोई आपसे बादशाह बात नहीं करने वाले, और आपको वहां पे गिरफ्तार करके नजरबंद करके रख दिया गया है। जब शिवाजी को समझ आता है तो शिवाजी आगरा से बड़ी ही चालाकी से फूल की टोकरी में बच करके भाग लेते हैं और मिलिट्री प्रिपरेशन करते हैं मुगलों के खिलाफ। ठीक, he then captured all the lost territories from the Mughals, और मुगलों से जो भी इनके किले चले गए थे, जो भी इनके टेरिटरीज चली गई थी, उनको वापस प्राप्त करते हैं। 1764 में उन्होंने टाइटल अपनाया छत्रपति, और उनके डेथ से पहले कर्नाटक में अभियान कर रहे थे 1677 से 80 के बीच में। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं शिवाजी का, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया। अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर्स होते थे, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स होते थे, जो जिनकी जिम्मेदारी अलग अलग थी और वो शिवाजी के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते थे। मराठा टेरिटरी को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया था, हर हिस्से का वायसराय होता था अलग अलग हिस्से का। प्रोविंसेस वेयर देन डिवाइडेड इनटू प्रांत है, और फिर सब डिवाइडेड होता था परगनास। फिर लोएस्ट यूनिट जो होती थी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का, वो था विलेज, जो पटेल उनके हेड होते थे। मिनिस्टर जो है, जो शिवाजी के हैं, वो देखिए पेशवा, जो आपको फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, बाद में इसे प्राइम मिनिस्टर को बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट बनाया गया। सराय नौबत सेनापति मिलिट्री कमांडर, मजूमदार देखिए अमात्य है रेवेन्यू, यानी ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन कौन से होल्ड करते हैं पोस्ट। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शिवाजी वेयर मोल्डेड, डेक्कन सुल्तान जिस तरह से चलाते थे लगभग उसी मॉडल के अनुसार शिवाजी भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, कुछ रिफॉर्म वे में। चौथ और सरदेशमुख के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। चौथ ये टैक्सेस है। चौथ क्या है, देखिए चौथ और सरदेशमुख अपने नेबरिंग टेरिटरी से निकालते थे, मुगल एम्पायर के नेबरिंग टेरिटरी से लिया जाता था, ना कि मराठा एम्पायर में खुद में। चौथ क्या था, 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू पेड टू मराठा इन ऑर्डर टू अवॉइड मराठा रेड। मराठों का हमला नहीं होगा अगर आप चौथ देते हो 1/4 लैंड रेवेन्यू। दूसरी तरफ सरदेशमुख देखिए, was additional levy, ये अलग से लिया जाता था 10% on such lands which were considered hereditary right, यानी मराठे जिसको मानते थे कि ये हम लोग का एरिया हुआ करता था, आपने भले आप इसको अपने रूल पे लिया हुआ, अपने हिस्से में ले लिया है, उस पर भी 10% अलग से सरदेशमुख देना होता था। सरदेशमुख देने का मतलब ही हो गया कि आप मराठों का प्रभुत्व को स्वीकार कर रहे हैं। शिवाजी के डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन होता है कि कौन मराठा एम्पायर पर बैठेगा, किनके बीच में, संभाजी और राजा राम, इनके बेटों के बीच में। संभाजी जीतते हैं, और लेकिन कुछ समय बाद कैप्चर्ड एंड किल्ड बाय मुगल्स के द्वारा मार दिए जाते हैं संभाजी को, छत्रपति संभाजी। फिर राजा राम थ्रोन पे बैठते हैं, और उन्हें भी मुगल्स इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि भागना पड़ता है, जिंजी फोर्ट की तरफ भागना पड़ता है। बाद में उनके स्थान पर शिवाजी सेकंड बैठते हैं, लेकिन उस समय गार्जियनशिप किनकी होती है, ताराबाई और छत्रपति शाहू का, ध्यान रखिएगा। पेशवा देखिएगा, पेशवा ध्यान रखिएगा, पहले पिंगल फैमिली से पेशवा होते थे, याद रखिएगा, जैसे पिंगली नाम होता है, जो सरनेम है उनके वो होते थे, और बाद में चल करके भट्टीय ब्राह्मण ये हुए आपको पेशवा हुए, जो प्राइम मिनिस्टर होते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट, आज के जैसे समझ लीजिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो बालाजी विश्वनाथ ये है फर्स्ट पेशवा हुए। ऐसे पेशवा और भी थे, लेकिन उनको फाइनेंशियल जिम्मेदारी ज्यादा दी जाती थी, लेकिन ये पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट निर्णय लेता है, साथ में अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की भी पॉलिसी को देखता है।
ये पेशवा बनते हैं। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं और हेरिडेटरी कर देते हैं, यानी बेटा भी पेशवा बनेगा आगे चल करके। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट जो माना जाता है काम यह हुआ था कि सैयद बंधुओं विश्वनाथ गेन्ड सर्टेन राइट फ्रॉम देन मुगल एम्परर फर्रुखसियार। फर्रुखसियार से उन्होंने छत्रपति शाहू को, ध्यान दीजिएगा, फर्स्टली द मुगल एम्परर रिकॉग्नाइज शाहू एज द मराठा किंग। छत्रपति शाहू को मराठों का राजा के तौर पर रिकॉग्निशन यानी मान्यता दिलवाया गया फर्रुखसियार से, ठीक है। और इसमें मेजर रोल अदा भी करते थे, किंग मेकर्स का भी रोल था। तो इनका सबसे पहला क्या था कि छत्रपति शाहू को मराठा किंग के तौर पर किससे, फर्रुखसियार से ये रिकॉग्निशन दिलवाना, और साथ में शाहू टू कलेक्ट चौथ एंड सर्न देशमुख फ्रॉम 6 मुगल प्रोविंसेस इन डेक्कन, यानी दक्खन के 6 मुगल प्रोविंसेस से चौथ और सर देशमुख लेना, बड़ी बात थी। फिर उनके बाद आए उनके बेटे बालाजी राव, ये एल्डेस्ट सन थे बालाजी विश्वनाथ के। मराठा पावर इस समय जब सबसे चरम पे पहुंचा, कहा जाता है कि बालाजी राव जो थे, इन्होंने मराठा जो टेरिटोरी था उसको 3% से 30% किया। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े एरिया को इन्होंने जीता होगा। He started the confederacy among the Maratha chief under the system of confederacy each Maratha। देखिए इन्होंने कन्फेडरेसी सिस्टम को शुरुआत किया बालाजी राव। कन्फेडरेसी सिस्टम यानी मराठा फैमिली, जो मराठा क्लैंस हैं जो अलग अलग होंगे, ठीक है, उनमें कॉन्फेडरेसी का मतलब एक समझौता भी होता है कि आपको यहाँ की जागीर है, आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, यहाँ के सैनिक व्यवस्था, यहाँ के मॉनेटरी सिस्टम को संभाले। तो ये बात थी। तो इन्होंने नया शुरू किया कॉन्फेडरेसी, यानी मराठों के बीच में कॉन्फेडरेसी। कहां के शुरुआत में गायकवाड़, बड़ौदा के भोंसले, नागपुर के होलकर, इंदौर के सिंधिया, ग्वालियर के पेशवा एट पुणे, यानी इनके बीच में समझौता रहेगा और ये अपने अपने जगहों को देख रहे हैं, ये रूल भी करते रहेंगे और मराठा है इसलिए जुड़े भी रहेंगे। उनके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। उनके बाद बालाजी बाजीराव अपने फादर के जब डेथ हुए तो उसके बाद वो पेशवा बनते हैं। और शाहू डाइंग विदाउट एनी इशू, शाहू के जब कोई बच्चे नहीं थे तो एंड अदर नॉमिनेटेड सक्सेसर राम राजा इन सतारा प्रिजन, बालाजी बाजीराव यानी राम राजा जो उस समय सतारा प्रिजन में थे, उन्होंने अपना नाम नॉमिनेट किया कि मैं मेरा राजा बनना तय है, क्योंकि शाहू अब नहीं रहे हैं। लेकिन बालाजी बाजीराव जो उस समय के पेशवा थे, उन्होंने क्या किया कि वो सोल कंट्रोलर हो गए, यानी अब वो तय किया कि किनको छत्रपति बनना है। तो he entered into agreement with the मुगल एम्परर, अहमद शाह के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया 1752 में, according to which the Peshwa would protect the Mughal Empire from external and internal threat. For this, the Maratha would collect the chauth from the northwest province, along with the total revenue coming from Ajmer and Agra। यानी अजमेर, यहाँ पे देखिएगा, आपको थोड़ा सा ऊपर चलिए, ये एरिया जो अजमेर और आगरा का और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आपको हम लोग चौथ और आपका सरदेशमुख वसूलेंगे। ये बालाजी बाजीराव का था। Therefore, when Ahmad Shah Abdali invaded India, Maratha fought third battle of Panipat in 1761। 1761 में इन्हीं के समय में, बालाजी बाजीराव के समय में आपको पहला बैटल नहीं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है। किनके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा जाता है। और ये जो युद्ध है मराठे हार जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सदाशिवराव भाऊ थे इस समय, बहुत इंपॉर्टेंट सदाशिवराव भाऊ थे, उनके अंडर उनके साथ बहुत सारे थे मराठा चीफ्स थे, लेकिन विश्वासघात, जैसे अवध के नवाब है ना, अवध के नवाब ने साथ दिया किसका? अहमद शाह अब्दाली का, जबकि अवध के नवाब के फादर की मदद मराठों ने की थी और इस समझौते के साथ कि अहमद शाह अब्दाली को रोकेंगे, ये मराठे रोकेंगे, आप हमारे अपनी फौज के साथ हम लोग का साथ दीजिए। बाद में ये पलट गए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। चलिए, अवध के नवाब तो धोखा दिया ही दिया, लेकिन साथ में और भी थे जो देशज राजा थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप देख लीजिएगा, खोज लीजिएगा, तो उन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली का ही साथ दिया था। Even though Marathas emerged as significant power after decline of Mughal Empire, they could not proceed
they would not succeed in preventing the establishment of British power in the country. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि अहमद शाह अब्दाली ने भले हरा दिया था मराठों को, सदाशिवराव भाऊ मारे गए, लेकिन महादजी सिंधिया ने वापस स्थापित किया था दिल्ली पे मराठों का कब्जा। ध्यान रखिएगा, जो खोया था महादजी सिंधिया ने उसे स्थापित किया था। मराठे भले सिग्निफिकेंट रहे हो, महत्वपूर्ण रहे हो मुगल एम्पायर को कमजोर करने में, लेकिन ब्रिटिश पावर को स्थापित होने से रोक नहीं पाए देश में। क्यों? क्योंकि मराठा चीफ फैमिलीज में लैक ऑफ यूनिटी आ गई। पहले तो अपने में ही नहीं बना, उसके बाद सुपीरियर आर्टिलरी एंड आर्मी, अच्छा आर्म्स और एमुनेशन होने की वजह से ब्रिटिश जीते। एंग्लो मराठा वॉर, देखिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अब अपना नाक डाल रहे थे आपके इंटरनल अफेयर्स में कि कौन छत्रपति होगा, कौन पेशवा होगा, मतलब मराठों में ब्रिटिश तय कर रहे हैं आपके इंटरनल इश्यूज में। इस कारण से युद्ध हुआ। पहला एंग्लो मराठा वॉर ईयर देखिए, ब्रिटिश फॉल्ट इन फेवर ऑफ पेशवा शिफ्ट टू रघुनाथ राव को देने के लिए, ताकि रघुनाथ राव को बैठाया जाए तो रघुनाथ राव क्या करे, ब्रिटिशर्स को रियायत दे, टैक्सेस में छूट दे, अपने हिसाब से मनमानी करने दे। द इंग्लिशमैन अंडर हेस्टिंग्स वर डिफीटेड बाय द मराठा, पहला युद्ध मराठे जीत गए थे। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर पहला युद्ध जीत गए थे। तो साइन हुआ कन्वेंशन ऑफ वडगांव इन 1779, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा ह्यूमिलेटिंग था, लेकिन बाद में चल करके ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782 में साइन हुआ, वेयर दे रीअनाउंस देयर कॉज ऑफ पेशवाशिप ऑफ राघोबा, यानी राघोबा के लिए इन्होंने फिर से किया कि भाई हमने इनके लिए ही क्यों किया था, ये युद्ध हुआ था इनके समर्थन में, ब्रिटिशर्स ने इनके समर्थन में क्यों किया था, रघुनाथ राव। ध्यान दीजिएगा, यानी ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, आपके मराठों के मामले में पेशवा कौन होंगे इस मामले में वो ना करा रहे थे, इस कारण से इनको हराया गया था। दूसरा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, मराठा पेशवा बाजीराव सेकेंड साइन द सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या है कि अब मराठे नहीं रख सकेंगे कोई भी सेना, रेगुलर आर्मी नहीं रख पाएंगे, और इसके स्थान पर, ठीक है, मराठा पेशवा का मतलब है कि पेशवा है तो सतारा, यानी वहां पर सब्सिडरी अलायंस थोपा जाएगा, और सब्सिडरी अलायंस में आप कोई सेना नहीं रख सकते। ब्रिटिशर्स अपनी सेना रखेगी, उसके तनख्वाह, उसके पेंशन, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी वहां के लोकल राजा का होगा। तो ये सब्सिडरी अलायंस साइन किया ट्रीटी ऑफ बासिन के तहत 1802 में। ले इसकी वजह से दूसरे जितने मराठा चीफ थे वो मतलब इससे खुश नहीं थे। वो मराठा चीफ, वो पार्ट ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी were not happy due to this arrangement। सिंधिया और ग्वालियर ने हमले करने शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन वो हार गए। देखिए अलग अलग अब लड़ाई चल रहा है, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की ये स्थिति हुई कि मराठे हार गए। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इट इज ऑल्सो नोन एज द पिंडारी वॉर। पिंडारी यहाँ के लोकल्स हैं, जो हालांकि कहा जाता है कि थोड़ा अनैतिक कार्यों में लगे रहते हैं पिंडारी, लेकिन ठीक है, एक कम्युनिटी थी यहाँ पर। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनके खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया, बोला कि ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी होना चाहिए। पैरामाउंटेंसी, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी का मतलब हुआ कि देखो जो भी निर्णय लेगी ब्रिटिश सरकार उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, यानी हमारा निर्णय पैरामाउंट है। तो उसके विरुद्ध जब ये लोग गए, यानी इन लोगों ने पिंडारीज के खिलाफ जब युद्ध छेड़ दिया, हेस्टिंग मूव अगेंस्ट पिंडारीज विच ट्रांसग्रेस्ड द सोवरेनिटी, यानी विरुद्ध चला गया किसके, सोवरेनिटी और मराठा चीफ, क्योंकि पिंडारी साथ थे मराठों का, तो उनके खिलाफ होने का मतलब मराठों के खिलाफ होना। तो मराठास ने फिर इनसे युद्ध लड़ा, फिर वो हार गए, और इस युद्ध के बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठों की शक्तियां एकदम लगभग खत्म ही हो गई, क्योंकि इतना ज्यादा उनपे संधियां थोप दी गई थी। आप देख रहे हैं शनिवार वाड़ा का बेहतरीन दृश्य देख रहे हैं, दिल्ली गेट इसको बोला भी जाता है, ये दिल्ली गेट बोला जाता है। हर पेशवास का यहाँ पे बैठना होता था, पुणे में है, ठीक है, तो यहां तक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा मराठा एम्पायर के बारे में। मराठा एम्पायर में देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो एग्जाम के पर्पज से, जो आपके टेस्ट के पर्पज से जो आता है, उसके बारे में हम लोगों ने फैक्ट्स को पढ़ा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके एस्टैब्लिश करने वाले शिवाजी, उनके बाद जो पेशवाज हुए,
पेशवा में भी बहुत नहीं, क्योंकि अलग अलग समय पे बहुत सारी चीजें घटनाएं घटी हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना आप लोगों ने देखा, जितना पढ़ा, उन चीजों को आप पॉज करें, फिर से देखें, दोबारा देखें, जितना बार देखना हो देखें उसे, और इतनी चीजों को समझें। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी दूसरे टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद एवरीवन।